Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed lecture notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Like and subscribe for more. नमस्कार और सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी में आपका स्वागत है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए यूपीएससी की तैयारी से जुड़ा ऐसा ही उपयोगी कंटेंट लाते रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें सपोर्ट करने के लिए पेड मेंबरशिप ज्वाइन करना ना भूलें। हमारे सभी मौजूदा सदस्यों को उनके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम आर.एस. शर्मा की पुरानी एनसीईआरटी प्राचीन भारत के अध्याय 10 पर एक गहरी चर्चा करने जा रहे हैं। हमारा विषय है क्षेत्रीय राज्य और पहला मगध साम्राज्य। और ये टॉपिक ऐसा है जो यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों में बार बार सामने आता है। बिल्कुल। आज हम उस दौर की बात करेंगे, मतलब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, जब लोहे के व्यापक उपयोग ने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का, कह सकते हैं, सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य ही बदल दिया था। छोटे छोटे जो कबीलाई राज्य थे, जिन्हें जन कहते थे, वो अब बड़े बड़े क्षेत्रीय राज्यों में बदल रहे थे। हाँ, जिन्हें महाजनपद कहा गया। ठीक है, तो चलिए इसे थोड़ा और खोलकर समझते हैं। ये महाजनपद मतलब असल में थे क्या? देखिए, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बुद्ध के समय में हमें 16 बड़े राज्यों का जिक्र मिलता है। 16? हाँ, 16। और ये मुख्य रूप से विंध्य के उत्तर में, आप समझिए, उत्तर पश्चिम सीमा से लेकर बिहार तक फैले हुए थे। अच्छा, और इनमें भी तो फर्क था, है ना? मतलब कुछ राजतंत्र थे, जैसे कि काशी, कोसल, अंग और मगध। बिल्कुल। और कुछ गणराज्य थे, जैसे कपिलवस्तु के शाक्य और वैशाली के लिच्छवी। सही। और जाहिर है, जो राजतंत्र थे वो ज्यादा शक्तिशाली थे। और दिलचस्प बात यह है कि ये सभी राज्य एक दूसरे पर अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे थे। तो एक तरह का पॉलिटिकल बैटल रॉयल चल रहा था। बिल्कुल। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद का राजनीतिक इतिहास इन्हीं संघर्षों की कहानी है, जिसमें आखिरकार एक महाशक्ति का उदय हुआ। और यहीं से कहानी असल में दिलचस्प हो जाती है। सभी महाजनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली बनकर उभरा। तो इसकी नींव किसने और कैसे रखी? इसका श्रेय मुख्य रूप से हर्यंक वंश के शासक बिंबिसार को जाता है। अच्छा। वो बुद्ध के समकालीन थे। अच्छा। उन्होंने विजय और विस्तार की एक सोची समझी नीति अपनाई। सबसे पहले उन्होंने अंग, जो आज का मुंगेर और भागलपुर है, उसे जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। और बिंबिसार ने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए वैवाहिक संबंधों का भी खूब इस्तेमाल किया, है ना? हाँ, वो इसमें माहिर थे जी। उन्होंने 3 विवाह किए। 3? जी हाँ, 3। और तीनों रणनीतिक थीं। पहली कोसल की राजकुमारी से, जिससे उन्हें दहेज में काशी का एक गांव मिला। अच्छा, दहेज में गांव? दूसरी शादी वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी चिल्लना से की। और तीसरी मध्य पंजाब के मध्रकुल की राजकुमारी से। तो ये सिर्फ रिश्तेवारी नहीं थी, ये तो एक शानदार कूटनीति थी। बिल्कुल। इससे मगध के जो पड़ोसी राज्य थे, उनसे संबंध सुधर गए और उसे विस्तार करने का मौका मिल गया। सही। लेकिन बिंबिसार के बाद उनके बेटे अजातशत्रु सिंहासन पर बैठे, और उन्होंने तो अपने पिता की हत्या कर दी थी। हाँ, ये एक। उन्होंने मगध की सीमाओं का और भी विस्तार किया। उन्होंने 2 बड़े युद्ध लड़े, जहां तक मुझे याद है। जी, 2 बड़े युद्ध। पहला तो कोसल के खिलाफ, जिसमें उन्हें काशी पर पूरा नियंत्रण मिल गया। और दूसरा वैशाली के लिच्छवियों के खिलाफ। ये युद्ध तो 16 साल तक चला था। 16 साल? हाँ। अजातशत्रु ने अपने मंत्री को भेजकर पहले लिच्छवियों में फूट डाली और फिर हमला किया। और उन्होंने कुछ नए हथियारों का भी इस्तेमाल किया था, है ना? बिल्कुल। 2 नए तरह के युद्ध हथियार। एक था पत्थर फेंकने वाला यंत्र, जिसे महाशिला कंटक कहते थे। कैटपुल्ट जैसा कुछ? हाँ, कुछ वैसा ही। और दूसरा था गदा वाला एक रथ, यानी रथ मुसल। कमाल है। अच्छा, अजातशत्रु के बाद कौन आया? अजातशत्रु के उत्तराधिकारी थे उदयन। उन्होंने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र शहर की नींव रखी, जो मगध की नई राजधानी बनी। बिल्कुल। बाद में शिशुनाग वंश ने अवंती को भी मगध में मिला लिया। और फिर आया नंद वंश का शासन। नंद वंश, इन्हें तो भारत का पहला साम्राज्य निर्माता माना जाता है। हाँ, महापद्मनंद को। उन्होंने तो कलिंग यानी उड़ीसा को भी जीत लिया था। तो इन सब का क्या मतलब है? मतलब आखिर मगध ही क्यों इतना सफल हुआ? दूसरे महाजनपद क्यों पीछे रह गए? देखिए, यही सबसे दिलचस्प सवाल है। और जो बात यहाँ आकर्षक है, वो ये है कि मगध की सफलता के पीछे कोई एक नहीं, बल्कि कई
कई ठोस कारण थे। अच्छा, तो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आर्थिक कारण। हाँ, मगध जो है वो मध्य गंगा के मैदान में था, जो बहुत उपजाऊ था। लोहे के औजारों से खेती होती थी, जिससे किसानों के पास अधिशेष उत्पादन यानी सरप्लस प्रोड्यूस होता था। और इसी अधिशेष को शासक टैक्स के रूप में इकट्ठा करके एक बड़ी सेना रख सकते थे। सही। दूसरा कारण प्राकृतिक संसाधन, बिल्कुल, इस क्षेत्र में तांबे और लोहे की खदानें थीं। जिससे बेहतर हथियार और औजार बनाना संभव हुआ। सही। और पास के जंगलों से निर्माण के लिए लकड़ी और सेना के लिए हाथी, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था। हाँ, हाथी आसानी से मिल जाते थे। और भौगोलिक स्थिति, राजधानियों की बात करें तो मगध की दोनों ही राजधानियां बहुत रणनीतिक थीं। पहली राजगीर, वो तो 5 पहाड़ियों से घिरी एक नेचुरल किला थी। हाँ, एक प्राकृतिक किला। और दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र, वो गंगा, गंडक और सोन नदियों से घिरी एक जल दुर्ग थी। मतलब उस पर हमला करना और भी मुश्किल। और व्यापार और सेना का आवागमन भी बहुत आसान हो गया था। ठीक है, एक और कारण, सैन्य संगठन। मगध पहला राज्य था जिसने अपने पड़ोसियों के खिलाफ युद्ध में बड़े पैमाने पर हाथियों का इस्तेमाल किया। अच्छा। नंद शासकों के पास कहते हैं लगभग 6000 हाथी थे। 6000? वो तो आज के टैंक की तरह काम करते होंगे। बिल्कुल, किलों को तोड़ने और दुर्गम रास्तों पर आगे बढ़ने में बहुत कारगर थे। और एक और वजह, महत्वाकांक्षी शासक। ये बहुत जरूरी था। बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मनंद जैसे शासक बेहद महत्वाकांक्षी, कुशल और कह सकते हैं निर्दयी भी थे। उन्होंने मगध के विस्तार के लिए हर संभव प्रयास किया। और आखिरी कारण जो थोड़ा सामाजिक है। हाँ, सामाजिक संरचना। मगध का समाज जो था वो रूढ़िवादी, ब्राह्मणवादी प्रभाव से अपेक्षाकृत मुक्त था। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब इसे हाल ही में आर्य संस्कृति के प्रभाव में लाया गया था, तो यहाँ के लोगों में विस्तार को लेकर ज्यादा उत्साह था, एक तरह का खुलापन था। तो आज हमने समझा कि कैसे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में लोहे के प्रयोग ने महाजनपदों को जन्म दिया और कैसे मगध ने अपनी भौगोलिक, आर्थिक और सैन्य श्रेष्ठता के दम पर भारत के पहले साम्राज्य की नींव रखी। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है ना, कि क्या किसी साम्राज्य का उदय सिर्फ उसके शासकों की महत्वाकांक्षा पर निर्भर करता है, या फिर उसके पीछे उस क्षेत्र के संसाधन और भूगोल की भी एक निर्णायक भूमिका होती है। मगध का इतिहास हमें दिखाता है कि ये दोनों का एक जटिल मिश्रण है। इस तरह के और विश्लेषण के लिए जो आपकी यूपीएससी की तैयारी को एक नई दिशा दे सकते हैं, सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीवीपी चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करके हमें सहयोग करें। हमारे सभी सदस्यों का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सहयोग के बिना ये संभव नहीं। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.